हाँ भाई, आवाज आ रही है? कल आपको SN1 SN2 का मैंने आइडिया दिया था। आज उस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने शांत सबसे पहले मैं आपको सॉल्वेंट के बारे में बताया था, है ना। सॉल्वेंट आपके पास कई तरह के थे। बंद कर दो। सॉल्वेंट आपके पास कई तरह के थे, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, है ना। अभी हम लोग उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट से आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। मुंह बंद कर लो। तो सॉल्वेंट हमने आपको पढ़ाया था। अगर आपको कुछ एडिशनल लगे तो ही लिखना, नहीं लगे तो मत लिखना। सेम कल चीज का एक रिकैप दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन आप कर पाओ। सॉल्वेंट हमने कल आपको पढ़ाया था, दो तरह के सॉल्वेंट आपको पढ़ाया था। एक तो मैंने बोला था पोलर सॉल्वेंट और दूसरे को मैंने बोला था नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट किसी काम का नहीं है, बस लिखने के लिए ठीक है। पोलर सॉल्वेंट हमारे काम का है। पोलर में भी फर्दर आपके पास दो सॉल्वेंट थे, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने बोला था कि जहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड हो उसको हम लोग पोलर प्रोटिक बोल देंगे, और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है तो एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है ना। जहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, क्या उसको हम लोग एसिडिक एच या एक्टिव एच बोलते हैं? तो जहां पे एसिडिक एच या एक्टिव एच हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पोलर प्रोटिक। और जहां पे ये नहीं है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? पोलर एप्रोटिक। अच्छा, एसिडिक एच के साथ साथ यहां एक और कंडीशन होनी चाहिए कि लोन पेयर होना भी मस्ट है। ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें लोन पेयर के साथ एसिडिक एच है और एक्टिव एच है उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक। ठीक है, और जहां पे इनमें से कुछ भी नहीं है वो सब क्या है? पोलर एप्रोटिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा था वाटर, एग्जाम्पल के तौर पे देखा था एल्कोहल, है ना। आर की जगह CH3 रख दो, आर की जगह C2H5 रख दो, ये सब क्या थे आपके सामने? पोलर प्रोटिक। जैसे मैंने बताया था RNH2 हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, RCOOH हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, आर जो भी आपके सामने इस तरह से आए वो क्या हो गए? पोलर प्रोटिक। जहां पे भी एसिडिक एच हो, एसिडिक एच हो, वो सब क्या हो जाएंगे? पोलर प्रोटिक। और मैंने पोलर ए प्रोटिक का एग्जांपल दिया था। ए प्रोटिक का एग्जांपल क्या है आपके सामने? DMF, DMS, DMA और HMPA। अब कई लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि यही चार पोलर एप्रोटिक है, इसके बाद तो पोलर एप्रोटिक होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जहां जहां एसिडिक एच नहीं हो वो सब पोलर एप्रोटिक है। जैसे ईथर, क्या ईथर में आपके सामने है कोई? आर को CH3 रख दो, क्या यहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है? नहीं, हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है। क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, मान लो मैं ये लिख रहा हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या यहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड? नहीं, ये क्या है? पोलर एप्रोटिक। ऐसे कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो एसीटोन, लड़कियों के काम में बहुत आता है ये, तो एसीटोन क्या इसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है? नहीं। किस काम में आता है एसीटोन? हाँ देखो, लड़कियों को याद है तुरंत, नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए काम आता है। बढ़िया। तो ये देखो, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड इनमें से किसी में नहीं है, ये सब क्या हो जाएंगे? पोलर एप्रोटिक। अच्छा, अब पोलर प्रोटिक का एक एग्जांपल आपने को समझना है और पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल आपने को समझना है। इसी एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जांपल है यहां पे NaCl, नमक इन वाटर। ये ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, सॉरी इनऑर्गेनिक में। NaCl इन वाटर पढ़ा है सॉल्वेशन में। क्या होता है? NaCl का लैटिस होता है, वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है। तो लैटिस क्या होता है? टूटता है।
जैसे ही लैटिस को पानी में डालोगे, लैटिस की पानी से बेटा जाने दुश्मन होते हैं दोनों। लैटिस जैसे ही पानी में गया, आयनिक लैटिस और पानी जाने दुश्मन कहलाते हैं। जैसे ही इस लैटिस को पानी में डालोगे, ये जाने दुश्मन है, यानी कि लैटिस को तोड़ के केटाइन में बना देगा और लैटिस को तोड़ के एनाइन बना देगा। तो लैटिस को तोड़ के केटाइन एनाइन बना दिया। तुम अकेले नहीं घूम रहे हो आजकल। चलो इधर आओ। NaCl और वाटर, हाँ ध्यान से चलो। NaCl और वाटर में मैंने बोला कि लैटिस जो होता है वो पानी का जाने दुश्मन है। आयनिक लैटिस पानी में जाते ही आयन अलग अलग हो जाते हैं। अब आयन अलग अलग हो जाएगा तो क्या वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेगा? भाई पानी में जब इसको डालोगे तो पानी क्या करता है? चारों तरफ से घेर लेता है। तो Na को ऑक्सीजन घेर लेगा, अपोजिट चार्ज हमेशा घेरता है। Na को किसने घेर लिया? ऑक्सीजन ने। और क्या अट्रैक्शन करेगा? O पे माइनस चार्ज है, Na प्लस के साथ अट्रैक्शन करेगा। और इसी को क्या बोल रहे थे? हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। ठीक है। अब Cl माइनस को भी तो पानी घेरेगा, तो Cl माइनस को कौन घेरता है? वाटर। वाटर का H प्लस घेरता है, तो Cl माइनस को वाटर का पॉजिटिव वाला एंड घेर लेता है। तो ये देखो कि Cl माइनस को वाटर का H प्लस वाला एंड घेर रहा है। तो दिस इज योर बॉन्डिंग, दिस इज योर बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग, अगला बॉन्डिंग एंड सो ऑन। तो क्या Na प्लस को चारों तरफ से घेर लिया? सॉल्वेशन। Cl माइनस को चारों तरफ से घेर लिया? सॉल्वेशन। अच्छा, तो मैं बोलूं कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लेते हो तो वो केटाइन को भी घेर सकता है और एनाइन को भी घेर सकता है। तो इसका थ्योरेटिकल सवाल पता है क्या आता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस किस को सॉल्वेट करता है? किस किस को घेरता है? केटाइन को, एनाइन को, या दोनों को? दोनों को। तो यहीं पे लिखेंगे एक नोट कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नोट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आप पीपीएस लिख सकते हो। पीपीएस सॉल्वेट करता है किसको? बोथ केटाइन एंड एनाइन। स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में बड़े आसानी से इसको पूछा गया है ऑलरेडी एक बार, 2013 AIPM। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों केटाइन और एनाइन को घेरता है। बेटा तुम बैठ जाओ, मासूम शकल है, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। NaCl इन एसीटोन, NaCl इन वाटर, और दूसरा आप लिख रहे हैं NaCl इन एसीटोन। पहले मैंने क्या किया? इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। अब मैं क्या कर रहा हूं? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा हूं। पहले मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया NaCl को, अब मैं पोलर ए प्रोटिक में डिसॉल्व कर रहा हूं। देखो, लैटिस जैसे ही पोलर सॉल्वेंट के पास आता है, कोई भी हो, प्रोटिक ए प्रोटिक, लैटिस टूट जाता है। लैटिस, ध्यान रखेंगे, कोई भी पोलर सॉल्वेंट हो दुनिया में, आयनिक लैटिस पोलर सॉल्वेंट को देख के टूट जाता है, चाहे वो प्रोटिक हो चाहे ए प्रोटिक हो। तो लैटिस क्या यहां पे टूट जाएगा? Na प्लस में और Cl माइनस। एसीटोन, एसीटोन में आपको होता है C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या होता है? CH3, और यहां पे क्या होता है? CH3। सिमिलरली एक एसीटोन यहां आएगा, यहां पे आ जाएगा CH3, CH3। एक एसीटोन यहां आएगा, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब CH3। सिमिलरली एसीटोन है, यहां पे आ जाएगा CH3 और CH। Cl माइनस को थोड़ा दूर लिखो। अब देखो, क्या ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है? बिल्कुल है भाई। एसीटोन में यहां पे क्या होता है? डेल प्लस, यहां पे क्या होता है? डेल माइनस। क्या यहां पे बेटे अट्रैक्शन होगा माइनस प्लस का? यहां भी अट्रैक्शन होगा माइनस प्लस का, यहां भी अट्रैक्शन होगा माइनस प्लस का, और यहां भी अट्रैक्शन होगा माइनस प्लस का। क्या यही होगा? क्या ये सॉल्वेट कर पा रहा है? बिल्कुल सही बात है। जैसे यहां हो रहा था ऑक्सीजन प्लस को सॉल्वेट कर पा रहा है, वहां भी ऑक्सीजन प्लस को सॉल्वेट कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको प्लस वाले कार्बन से सॉल्वेट करने की कोशिश करूं, क्या इस कार्बन पे प्लस है और इस कार्बन को कौन घेर रहा है? मिथाइल और मिथाइल। क्या बेटा ये सॉल्वेट हो पाएगा या रिपल्सन होगा? भाई ये भी बल्कि, ये भी बल्कि, ये भी बल्कि, क्या सॉल्वेशन होगा या रिपल्सन होगा? यहां पे बेटा एनाइन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, यहां पे रिपल्सन होगा। तो जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, डू नॉट सॉल्वेट एनाइन, डू नॉट सॉल्वेट एनाइन। क्यों? ड्यू टू स्टीरिक रिपल्सन।
तो यहां पे नोट पॉइंट नंबर 2 आया। पहला सॉल्वेंट का नोट आया था कि पीपीएस दोनों को सॉल्वेट करता है। अच्छा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको सॉल्वेट करता है? केवल केटाइन को। सॉल्वेट्स ओनली केटाइन एंड डू नॉट सॉल्वेट एनाइन। एनाइन को बेटा ये सॉल्वेट नहीं कर पाता है। क्यों एनाइन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है? ड्यू टू स्टीरिक रिपल्सन। मिथाइल भी बल्कि सीएल भी बल्कि में रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से बेटा वो पास जा ही नहीं पाया। पास नहीं जा पाया तो सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। अब बताओ मुझे नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल किसी को पता है? एनसीईआरटी में 4 है एग्जांपल। CCl4, CS2, बेंजीन, एनहेक्सेन, ये सब क्या है आपके पास? एक्सेट्रा। ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो चार्ज ही नहीं है भाई। पोलर में चार्ज होता है ना, नॉन पोलर में चार्ज होगा ही नहीं, और चार्ज नहीं होगा तो सॉल्वेशन की कहानी खत्म। बिना चार्ज के सॉल्वेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो नॉन पोलर ना केटाइन को सॉल्वेट करता है ना एनाइन को सॉल्वेट करता है। NPS डू नॉट सॉल्वेट आइदर केटाइन, डू नॉट सॉल्वेट केटाइन एंड एनाइन। ना तो केटाइन को सॉल्वेट करता है ना तो एनाइन को सॉल्वेट करता है। और यही 3 स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए कराया मैंने। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को सॉल्वेट करेगा, एप्रोटिक केवल केटाइन को करेगा। अच्छा, SN2 में कौन सा सॉल्वेंट लेते थे? एप्रोटिक। क्यों? क्योंकि एनाइन उसमें लेते हैं, तो एनाइन लेते हैं। एप्रोटिक एनाइन को सॉल्वेट नहीं करता है। सॉल्वेट नहीं करेगा तभी तो वो अटैक करेगा। अगर मान लो सॉल्वेट कर देता, पोलर प्रोटिक ले लेते मान लो SN2 में, तो क्या एनाइन को सॉल्वेट कर देगा? तो अटैक ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया? पोलर एप्रोटिक क्यों लेते हैं SN2 में? क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है ना, और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है तो ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट ना कर पाए। क्योंकि अगर मान लो उसके चारों तरफ से सॉल्वेंट लग गया तो क्या वो अटैक कर पाएगा? नहीं, भारी हो गया, वो अटैक क्यों करेगा? इसीलिए SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, ताकि केटाइन को तो सॉल्वेट कर पाए, एनाइन को ना करे। और एनाइन को सॉल्वेट नहीं करेगा तो एनाइन अटैक कर देगा। अब इसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्वेश्चन है, उसका कैसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है? SN2 में पोलर प्रोटिक कहां लेते हैं? हाँ, यूज नहीं होता इसलिए नहीं लेते। देखो, SN2 में एनाइन लेते हैं ना स्टार्टिंग में, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल खाली रहेगा तब अटैक करेगा। अगर मान लो हम पोलर प्रोटिक ले लेंगे तो उसको तो सॉल्वेट कर देगा, अटैक ही नहीं करने देगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहीं से कांटेक्ट में ना आ पाए, इसलिए जानबूझ के पहले से ही पोलर एप्रोटिक डाल देते हैं, ताकि पोलर प्रोटिक कहीं दूर दूर तक ना आ पाए, ताकि कोई सॉल्वेशन ना हो पाए, इसलिए। वहां दोनों है, केटाइन भी बन रहा है, एनाइन भी बन रहा है, तो वहां सॉल्वेशन हो गया, और सॉल्वेशन हो गया तो वहां आसान हो गया अटैक करना। समझाऊंगा अभी, SN1 लिखवा के दोबारा समझाऊंगा। SN1 में हम न्यूक्लियोफाइल ले कहां रहे? न्यूक्लियोफाइल ले ही नहीं रहे, तो वहां तो सॉल्वेशन का कोई मतलब है ही नहीं, वो तो सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है। SN1 में तो बोला जाता है गंगाधरी शक्तिमान है, वहां तो भाई सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल हम लेते ही नहीं अलग से, समझ रहे हो ना? तो वहां सॉल्वेशन का कोई जुगाड़ ही नहीं कहीं दूर दूर तक। लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी, 5 पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी के, एक बार रिकैप के हिसाब से लिख लेंगे, और फिर मैं आपको, एग्जामिनर आपको 2 क्वेश्चन देके अभी तक कंफ्यूज किया है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? क्या अलग है? ठीक है, डेफिनेशन वाइज ये सही है, डेफिनेशन वाइज सही है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इंटायरली अलग है, पूरा पूरा अलग है। सोचने में कितना सेम लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब डोनेट करना,
बेस का मतलब डोनेट करना, दोनों सेम है, बट अभी देखना क्वेश्चन में पूरा ही अलग है। फिर पढ़ेंगे लिविंग ग्रुप, वो तुमको बहुत अच्छे से आता है ना, लिविंग ग्रुप। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, छोड़ के भाग जा रहा है। मेरा फोटो, अच्छा अच्छा अच्छा, शादी में गए थे। हाँ यार, हमारे यहाँ एक रस्म होती है, आप लोग के यहाँ भी होता होगा शायद। रस्म होता है ना कि अगर आप अपने दोस्त या उसमें शादी में जाते हो, तो जनरली क्या होता है कि लड़का जो आता है आपके यहाँ शादी करने, तो उसकी जो गाड़ी होती है, ऐसा माना जाता है कि लड़का तो अब तो पृथ्वीराज चौहान ही उतरा है ना, ऐसा राजा वजा है कोई, ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है शादी के दिन। तो क्या होता, तुमको बहुत एक्सपीरियंस से पता है भाई। तो लड़के का पैर जो है वो जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, ये लॉजिक है। तो क्या होता है, लड़के को लोग ऐसे ही उठा लेते हैं कि नहीं नहीं, पैर टच नहीं होना चाहिए, राजा है ना कहीं से, तो इसलिए। खैर पता नहीं क्यों है ये रिवाज, बट ठीक है तो है। अब चलिए, खैर सबका अपना अपना उसमें मानना है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, रुको 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 रुको, कुछ पूछ रहा। हाँ अच्छा, बता रहे हो, बताओ। अरे एक सेकंड रुको, एक एक करके बोलो। मैंने मैंने आपको कितनी बार इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की है कि खुश रहने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। तो देखो क्या है कि जब भी ऐसी शादियों में जाता हूं जहां पे लड़का दुबला पतला है, वहां तो मैं आगे होके उठा लेता हूं। जहां देख लेता हूं कि भाई ये 100 पार है, भाई मैं फोन आ जाता है मेरा कहीं, तो फिर मैं आधे घंटे बाद देखता हूं जब उसको कोई उठा के रख देता है। अब सोचो कितना दिक्कत होता होगा, 4-5 आदमी लगते हैं उठाने के लिए वैसे लोगों को। एक बार मैं ऐसी शादी में फंसा था, अब लोगों ने फोन करके बुला लिया, आओ कहां हो। अब मैं गया और मेरा ही दोस्त है वो, हमको तो पता है कि उसको लगेगा, उसको ऐसे ऐसे उठाया गया था, मतलब यहां से कुछ दूर पे ले जाना था, मतलब घर में थोड़ा कैंपस सा है तो गाड़ी नहीं जाएगी, तो यहां से दूर ले जाना था। तो अब सोचो, यहां से उठाया, फिर 10 कदम चल के रख दिया। अब क्या करें, ऑप्शन क्या है इंसान का, पता लगे हम लोग उठा के गए और फिर बैंडेज लगा के घूम रहे हैं कि हाथ टूट चुका है, ऐसे नहीं कर सकते ना। उठा के फिर ले जाके रख दिया, अब कौन सा पांव टच नहीं हो रहा, पैर तो टच हो ही रहा है। चलो भाई चलो हो गया। उन्हीं जैसे लोगों के लिए आजकल शादियों में आप देखे होगे तो गाड़ी से एंट्री होती है, देखो गाड़ी से एंट्री होती है, ओपन ओपन जीप वगैरह रखा होता है, वो अलग से एक एंट्री उन्हीं जैसे लोगों के लिए होती है, ताकि भाई वो इंसान बच पाए। पता चला एक की बारात आई है, 4 का कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं कि ये उठाया था। हाँ चलो, हाँ भाई, हाँ। अरे अब सब्जेक्ट पे आ जाओ, तुम लोग शादी से बहुत खुश होते हो बेचारों। हाँ शांत। अब नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। समझो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या होता है। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, बट है बहुत अलग अलग। देखिए ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज को डोनेट करना, और बेसिसिटी का भी मतलब वही होता है भाई, एनएस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और बेसिसिटी को भी बीएस लिख देते हैं पहचानने के लिए, ठीक रहेगा। अब देखो ध्यान से, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को डोनेट करना है दोनों में, चाहे न्यूक्लियोफाइल हो चाहे बेस हो, लेकिन बेस के साथ कंडीशन है कि यहां पे लोन पेयर या न्यूक्लियोफाइल डोनेट होगा, बट ओनली टू H+। बेस
हमेशा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इज डोनेटेड टू H प्लस। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां H प्लस को डोनेट हो, यहां पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इज डोनेटेड टू एनी प्लस चार्ज। लोन पेयर या H प्लस इज डोनेटेड टू कोई भी प्लस चार्ज को बेटा डोनेट हो जाएगा, एनी प्लस चार्ज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बेटे OH माइनस है, OH माइनस की रिएक्शन मैंने H प्लस से करा दी, तो क्या ये लोन पेयर H प्लस में डोनेट हो रहा है? यहां पे जो OH माइनस अगर मैं अगला रिएक्शन इसका CH3Br से करा देता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? OH माइनस का रिएक्शन किससे होगा? CH3 प्लस से। किसको बेस बोले, किसको न्यूक्लियोफाइल बोल दें? ये वाला रिएक्शन बेस है और ये वाला रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल। दोनों OH माइनस ही है, बट एक जगह क्या वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, एक जगह वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने के 5 तरीके हैं। देयर आर 5 वेज जिसमें हम कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, कौन कम न्यूक्लियोफाइल है, इसको आप कंपेयर करोगे। तो सबसे पहला कंपैरिजन होता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी NS हमेशा दुनिया का कैसा भी एनायन हो, वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैसा भी न्यूट्रल। एनायन हमेशा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। जैसे मान लो मैं बात करता हूं OH माइनस और वाटर में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है? OH माइनस। जैसे मैं बात करता हूं SH माइनस और H2O, H2S, OSH माइनस। जैसे मैं बात करता हूं PHO माइनस और PHOH, PHO माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा एनाइन का ज्यादा होता है, न्यूट्रल का हमेशा कम होता है। अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना, ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। मेरा बज रहेगा? बेटा मेरा बजे तब तक तो ठीक था, तुम्हारा नहीं बजना चाहिए, वरना मैं सर के साथ मोबाइल भी फोड़ूंगा। अब देखो यहां पे सर मतलब ये होता है, गधों इधर आओ। अब देखो ध्यान से, ध्यान से बोर्ड पे। CH3 कार्बन, यहां CH3 है, यहां CH3 है और O माइनस है। ये GOC का कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे इसमें सवाल पूछता हूं, CH3 CH ऊपर CH3 और यहां पे क्या हो जाएगा? O माइनस। यहां पे CH3 CH2 O माइनस। मुझे बताओ इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे। 1 2 3 या 3 2 1? मतलब ये ऑर्डर होगा या उल्टा? उल्टा। बहुत बढ़िया, एकदम गधेड़े हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। क्या ज्यादा प्लस आई है? यहां कम प्लस आई है, यहां सबसे कम है। तो क्या अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर आपसे पूछ लूं तो क्या ये होगा 3 प्लस आई, फिर 2 प्लस आई, फिर 1 प्लस आई? अब ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब जरा सोच के बताना, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपको लग रहा था ना सेम है, बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी, जरा अब करके बताओ। अब अपोजिट होगा। रीजन समझो, रीजन समझो। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। क्यों क्यों क्यों? ध्यान से देखना। बेस किसको डोनेट करेगा? H प्लस को। तो यहां किसी भी केस में रिपल्सन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन के साथ कैसा रिपल्सन? हाइड्रोजन तो सबसे छोटा ग्रुप है, ये तो रिपल्सन करेगा ही नहीं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल H प्लस को थोड़ी डोनेट कर रहा है, वो तो भाई कार्बन को डोनेट कर रहा है। तो यहां पे 1 डिग्री वाला अच्छा डोनेट कर पाएगा या 3 डिग्री वाला? 1 डिग्री, क्योंकि ज्यादा बड़ा बल्कि हो गया तो क्या रिपल्सन कर जाएगा? छोटा होगा तो क्या जल्दी डोनेट कर जाएगा? बड़ा वाला रिपल्सन करेगा, छोटा वाला जल्दी डोनेट कर जाएगा। अब बताओ इसमें क्या आपके पास क्या ये वाला न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगा? बेसिसिटी प्लस एम प्लस एच प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टीरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि बेसिसिटी में रिपल्सन नहीं लगेगा किसी भी केस में। हाइड्रोजन में कैसा रिपल्सन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में तो कार्बन है, ये तो बल्कि ग्रुप हो जाता है और बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होता है। तो देखो, अगर ये भी बल्कि रहे ये भी बल्कि रहे तो क्या अटैक नहीं होगा? लेकिन अगर ये छोटा रहे तो क्या अटैक हो जाएगा? तो इसलिए छोटे वाले में हो जाएगा। तो लिखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ये AIPMT में पूछा हुआ सवाल है। स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं, कल लिखवाया था, वो भी बताता हूं।
उसका भी लॉजिक है, वो भी बताता हूं। कल क्यों लिखवाया था वैसा बताता हूं। अगला क्वेश्चन उसी पे है। न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा एनाइन का ज्यादा होगा देन न्यूट्रल, और न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जहां बल्की ग्रुप है वो कम डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल, और जहां छोटा ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा डोनेट करेगा। बेटे खुद से सुधर जाओ, इधर आ जाओ बोर्ड पे। कहां पे? हाँ, एनी प्लस चार्ज। अब देखो ध्यान से, मान लो आपको मैंने कल लिखवाया था, एक है CH3O माइनस, और यहां पे लगा हुआ है मान लो NO2, इसको CH2O माइनस, और इस CH2 से लगा हुआ है बेटे आपके पास NO2। क्या ये माइनस आई ग्रुप? अच्छा, अब यहां पे देखो एक लगा हुआ है CH2O माइनस, लेकिन आपके पास लगा हुआ है CH3। क्या ये प्लस आई ग्रुप है? कौन डोनेट करेगा? तो कल जो लिखवाया था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, वो इसके लिए था। अगर एक ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए माइनस एच माइनस आई। लेकिन अगर एक से ज्यादा ग्रुप है तो बल्कि, तो फिर स्टीरिक हिंड्रेंस। एक ग्रुप आए न्यूक्लियोफिलिसिटी में तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक से ज्यादा ग्रुप आ रहे हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस। वो पे देख ही नहीं सकते, एक ही ग्रुप है वहां पे, इसलिए वहां पे प्लस एम प्लस एच प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तीसरा देखो ध्यान से, अगर आपके पास ये तो डोनर एटम है, डोनर एटम के साथ अगर एक से ज्यादा ग्रुप जब भी आ जाएं तो स्टीरिक हिंड्रेंस लगाना है। अगर डोनर एटम के पास केवल एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई, बस यही था। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, कल मैंने पढ़ाया था पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिपेंड करेगा? EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बढ़िया। पीरियड में मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे देखती हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, यही पढ़ा था। अब मान लो CH2 माइनस CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, इसमें स्टेबल कौन है? F माइनस। बढ़िया हो गया। पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, बढ़िया हो गया। जो स्टेबल है वो डोनेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या उल्टा? तो क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं? तो लिख दीजिए डायरेक्ट कि जब भी पीरियड में कंपैरिजन आए तो NS न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पीरियड की न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पीरियड में कभी भी बेटा सॉल्वेंट डिपेंडेंट नहीं होता है। पोलर प्रोटिक दे, ए प्रोटिक दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है। क्योंकि पीरियड में क्यों सॉल्वेंट डिपेंडेंट नहीं है? पीरियड में सबका साइज सिमिलर है। अब साइज सिमिलर है तो सॉल्वेशन सिमिलर है, सॉल्वेशन सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्वेंट डिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर बेटे मैं आपको पूछूं ग्रुप की बात, ग्रुप में, अब ग्रुप में हमें सॉल्वेंट देना पड़ेगा। पीरियड का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्वेंट नहीं दिया जाएगा, तो आपको सॉल्वेंट होता ही नहीं पीरियड में, समझ लो। लेकिन अगर ग्रुप का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लो पूछा जा रहा है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है, तो ग्रुप में आप स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे देखते थे? GOC का बताओ। ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे होता है? साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बढ़िया, बड़ा साइज कम रिपल्सन स्टेबल। अब जो स्टेबल है वो डोनेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो क्या ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है? तो क्या इसका उल्टा कर दूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगा? दिस इज स्टेबिलिटी एंड दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन ध्यान से बोर्ड पे देखिए, लेकिन ध्यान से बोर्ड पे देखिए, ये डायरेक्ट लिखने के बजाय अब इसमें दो केस बनाइए। केस नंबर 1, अगर मान लो आपके पास बेटे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ रहा है PPS, केस 1 PPS और केस 2 PAS। पीरियड में बेटा आपके पास
सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा, पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्रुप में हमेशा सॉल्वेंट देके पूछेगा, क्योंकि ग्रुप में साइज वैरी कर रहा है, ग्रुप में साइज नीचे जाने पे बड़ा हो रहा है, तो साइज वैरी कर रहा है, तो सॉल्वेशन वैरी कर रहा है, सॉल्वेशन वैरी कर रहा है तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या यहां पे जो एनायन बना है क्या उसको सॉल्वेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। पोलर प्रोटिक दोनों को करता है, इसको भी सॉल्वेट कर दिया। किसको ज्यादा सॉल्वेट करेगा, एफ माइनस को कि आई माइनस को? एफ माइनस को। छोटा साइज का सॉल्वेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। एस स्मॉल साइज है इसका, और एस स्मॉल साइज है तो क्या बेटा इसका सॉल्वेशन ज्यादा है, एस स्मॉल साइज सॉल्वेशन मोर, हाँ है ना। अच्छा, अगर आपके पास इसका बिग साइज है और बिग साइज वाले का सॉल्वेशन क्या होता है, कम, कोई बताएगा क्यों? हाँ, करेक्ट करेक्ट। स्मॉल साइज में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, माइनस चार्ज छोटे साइज में, माइनस चार्ज कम साइज में ज्यादा चार्ज है, लेकिन माइनस चार्ज वही बड़े साइज में है, क्या माइनस चार्ज फैल गया? तो यहां पे माइनस चार्ज इकट्ठा है और वहां माइनस चार्ज फैल गया, चार्ज इकट्ठा है, डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज फैल गया, चार्ज डेंसिटी कम हो गया। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो क्या ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अट्रैक्ट करेगा। चार्ज कम है तो क्या कम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अट्रैक्ट करेगा, बढ़ गया। तो ये सॉल्वेशन मोर सॉल्वेशन है। अब बताओ, सॉल्वेशन ज्यादा हो गया, मतलब फ्लोरीन था, ज्यादा सॉल्वेशन हो गया मतलब पानी बहुत घेर लिया उसको, तब अटैक करेगा, या कम पानी घेरा हुआ आई माइनस को वो अटैक करेगा? कम पानी, कम वाला, क्योंकि इसको तो चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है, अभी अटैक ही नहीं करने दे रहा है इसको, वाटर ने चारों तरफ से इसको घेर लिया, अटैक ही नहीं करने दे रहा है, इसमें कम हुआ है, थोड़ा बहुत एक आध वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास होंगे तो ये अटैक कर देगा। तो इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जिसका सॉल्वेशन कम है वो अटैक करेगा। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। कल यही लिखवाया था कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, रीजन सॉल्वेशन, एसर्शन रीजन बना के आराम से दे देगा। वाई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही रीजन है, क्योंकि साइज बड़ा है तो सॉल्वेशन कम हो रहा है, सॉल्वेशन कम है तो आसानी से डोनेट कर देगा, है ना। सॉल्वेशन कम है तो वाटर मॉलिक्यूल इसको कम घेर रहा है तो आसानी से डोनेट कर दिया, लेकिन अगर सॉल्वेशन ज्यादा है तो सारी तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर रखा है, वो डोनेट ही नहीं करने दे रहा। अब मान लो पोलर ए प्रोटिक, तो पोलर ए प्रोटिक में देखो अब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब देखो ध्यान से, क्या सॉल्वेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब सॉल्वेशन नहीं होगा क्योंकि पोलर ए प्रोटिक में कौन सॉल्वेट होता है, केटायन। अब सॉल्वेशन नहीं होगा। अब नॉर्मल स्टेबिलिटी से देख लो, स्टेबल कौन है, ये, तो डोनेट कौन करेगा, ये, सिंपल। तो पोलर ए प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, पोलर प्रोटिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, एंड पोलर ए प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगा, सॉल्वेंट देगा ही नहीं, तो आपको सोचना ही नहीं है, वहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगा तो वो पोलर प्रोटिक और ए प्रोटिक अलग से पूछेगा। प्रोटिक है तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए प्रोटिक है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ए प्रोटिक में सॉल्वेशन नहीं हुआ, ए प्रोटिक में केटाइन का सॉल्वेशन होता है, एनायन का सॉल्वेशन नहीं हुआ। अब कौन डोनेट करेगा? एफ माइनस पड़ा है, सीएल माइनस पड़ा है, बीआर माइनस, आई माइनस, जो अनस्टेबल है वो डोनेट करेगा। तो स्टेबल कौन था, आई माइनस, तो अनस्टेबल है वो डोनेट कर दिया। बोलो बोलो बोलो। स्टीरिक हिंड्रेंस,
हम्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के पोलर ए प्रोटिक में, ए प्रोटिक के लिए। और प्रोटिक जब आ जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों लिखवाया था कल, इनवर्सली भी लिखवाया था, डायरेक्टली भी लिखवाया था। प्रोटिक के केस में डायरेक्टली, ए प्रोटिक के केस में इनवर्सली। हाँ एक्वस में हाँ ठीक बात है। हाँ हाँ हाँ, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज। हाँ प्लस आई देखना होता है। तब हाँ न्यूक्लियोफिलिस, एक से ज्यादा ग्रुप कोई भी आ जाए, स्टीरिक हिंड्रेंस, अगर एक ग्रुप रहे तो प्लस एम प्लस एस प्लस। हो गया, 4 पॉइंट यहां पे लिखना है, दैट्स इट, है ना। अब आइए, इसके 5 क्वेश्चन अभी तक आए हैं पूरे प्रीवियस ईयर में, 30 साल में 5 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है इस टॉपिक पे। हालांकि इससे हर साल 2 सवाल आप मान के चलिए फिक्स, 1 या 2, ठीक है। इन दिनों 1 1 आ रहा है, पहले 2 2 आया करता था, बट एक सवाल इसमें से फिक्स होता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो अभी तक इस टॉपिक से सॉल्वेशन और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से 5 बार क्वेश्चन आया है, उन 5 क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया, लिखिए। इधर वाला तो लिख लिए होगे। हाँ भाई, उसी में आ गया। पहले क्वेश्चन में बेसिसिटी भी बताना है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बताना है।
चलिए इन क्वेश्चन को करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पे देख लो, फिर आराम से लिखना। बोर्ड पे देखिए, देखो यहां पे बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा, O माइनस का या S माइनस का। ध्यान दीजिए, ये तो स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल है, डोनेट नहीं करेगा। क्या ये डोनेट कर देगा? तो बेस की कौन ज्यादा है? A ग्रेटर देन B। ठीक है, वैसे भी हम क्या पढ़ते हैं, नीचे जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेस कैरेक्टर कम होता है, तो वही हुआ गया ये। अब न्यूक्लियोफाइल कौन ज्यादा है? तब न्यूक्लियोफाइल जब ग्रुप की बात हो तो पूछना पड़ेगा पोलर प्रोटिक या ए प्रोटिक। कुछ भी नहीं दिया है मतलब प्रोटिक। इफ नथिंग इज गिवन दैट मीन्स इट इज प्रोटिक। लिख लीजिएगा, इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन कंसीडर पोलर प्रोटिक। अगर कुछ भी नहीं दिया होता है बाय डिफॉल्ट इट इज पोलर प्रोटिक। अब बताइए प्रोटिक में ए या बी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी ग्रेटर देन ए। यहां भी आप देखोगे ये तो सेकेंड पीरियड के हैं, बट ये ग्रुप चेंज हो गया, तो क्या आपके पास कुछ भी नहीं दिया है मतलब पोलर प्रोटिक। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा? सी का। इन दोनों में बताओ, ए का। जब इनको देखोगे तो क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी ए बी। अच्छा, बी वाले में बेसिसिटी भी कंपेयर करिए। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया, बेसिसिटी बताइए। बेसिसिटी में कौन ज्यादा डोनेट करेगा? ये तो स्टेबल है, तो ये तो स्टेबल है, डोनेट नहीं करेगा। इन दोनों में क्या ये स्टेबल है? तो ये डोनेट करेगा, तो ए फिर बी फिर सी। तो सेकंड वाले में अगर बेसिसिटी पूछ ले तो ए बी सी, लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे तो सी ए बी। देखो आपको सोचने में एक ही जैसा लगता था, एक ही तो है न्यूक्लियोफाइल और बेस, कितना अलग अलग है, ऑर्डर अलग है पूरा। बेसिसिटी में स्टेबिलिटी का उल्टा। अब इनमें देखो, कार्बन पे माइनस, ओ पे माइनस, सल्फर पे माइनस, कौन सा माइनस स्टेबल है? बड़े साइज पे माइनस स्टेबल होता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, सबसे बड़ा साइज सल्फर, ये स्टेबल है। स्टेबल है तो बेस कम हो जाएगा। इन दोनों में क्या सेम पीरियड के हैं? सेम पीरियड के हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल हो गया, कम बेस है। ये अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा बेस। स्टेबल डोनेट नहीं करेगा, अनस्टेबल डोनेट कर देगा। क्या लीगेंड? इधर आओ, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, कौन ज्यादा? कुछ भी नहीं दिया है मतलब प्रोटिक। प्रोटिक में साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। लेकिन अगर आपसे कोई बेस पूछ ले, क्या बेस नीचे जाने पे कम होता है? तो क्या बेस नीचे जाने पे कम हो जाता है? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अगर आपसे यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी केवल कंपेयर करिए, बाद में बेसिसिटी देखते हैं, सब अलग अलग मतलब। ये अतरंगी डाउट क्यों आते हैं इतने मन में? सब अलग अलग कैसे कंपेयर होगा भाई? मेरी गलती है, मैंने अलग अलग लिखा है, एक ही पे लिख देना था क्या? सॉरी मैडम। चलो नेक्स्ट, यहां आ जाओ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, क्या सेम पीरियड वाले हैं? अब पीरियड में तो सॉल्वेंट का कोई जरूरत है नहीं, ना प्रोटिक ना ए प्रोटिक, क्या होता है ये इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज्यादा ए, फिर नाइट्रोजन, फिर ये और ये। भाई ये देखो OH माइनस ज्यादा डोनेट करेगा, मैंने आप न्यूक्लियोफिलिसिटी देख रहे हो, OH माइनस ज्यादा डोनेट करेगा या CH3O माइनस? प्लस आई लग रहा है ना, CH3O माइनस ज्यादा डोनेट कर जाएगा, तो CH3O माइनस ज्यादा डोनेट करेगा। अब क्या वो रेजोनेंस कर रहा है? वो तो डोनेट ही नहीं करेगा, वो तो रेजोनेंस में बिजी है, सबसे कम डोनेट करेगा। हो गया? पीरियड में सॉल्वेंट देखना ही नहीं है, पीरियड में स्टेबिलिटी के उल्टा ऑर्डर। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट, यहां पे आइए, इस वाले में न्यूक्लियोफिलिसिटी का देखो, A B C D E, O माइनस है ABC में। भाई इन तीनों में देखो कौन डोनेट कर रहा है? O माइनस। और इन दोनों में कौन डोनेट कर रहा है? S माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी कुछ भी नहीं दिया है, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक में S माइनस डोनेट करेगा, O माइनस, S माइनस, बड़ा साइज,
एस माइनस में भी क्या प्लस आई वाला ज्यादा डोनेट करेगा? तो देखो CH3SH माइनस सबसे ज्यादा डोनेट करेगा एज कंपेयर टू SH माइनस। अब इसमें आओ, क्या अब O माइनस में क्या यहां पे ये प्लस आई लगा रहा है? यहां पे कुछ भी नहीं लगा रहा है, और बेंजीन का क्या लगता है? माइनस आई। तो क्या आपके पास ए वाला लग जाएगा, यानी कि ए वाला लग जाएगा, यानी कि C2H5O माइनस लग जाएगा। ये स्टेबल हो गया। फिर OH माइनस और फिर माइनस आई से डोनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉल्वेशन क्यों होगा? ये सब क्या है? डोनर एटम एक ही पीरियड के हैं, एक पीरियड में कभी भी सॉल्वेशन नहीं लगता है। ये भी एक, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देख ही लिया हमने, एस ज्यादा डोनेट कर रहा है। जब ग्रुप की बात आए तब सॉल्वेशन वगैरह देखते हैं, एक पीरियड में सॉल्वेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक पीरियड में सबका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सॉल्वेशन होके भी कुछ नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो O माइनस था, S माइनस था, S माइनस में भी एक नॉर्मल एक प्लस आई वाला है, तो प्लस आई वाला। फिर देखो तीनों O माइनस वाले हैं, एक में प्लस आई है एक में माइनस आई है, तो प्लस आई वाला ज्यादा डोनेट करेगा, माइनस आई वाला कम करेगा। बेसिसिटी S माइनस तो स्टेबल हो गया। अच्छा, तो O माइनस वाला बेस ज्यादा अच्छा होगा, प्लस आई वाला बेस ज्यादा अच्छा होगा, फिर माइनस आई वाला बेस कम हो जाएगा, उसमें प्लस आई वाला ज्यादा अच्छा बेस होगा, और नॉर्मल वाला इस वाले में बेस देखिए, इस वाले में बेसिसिटी। क्या ए सबसे ज्यादा अच्छा बेस होगा? ये तो स्टेबल हो गया ना। सबसे पहले इनको कंपेयर करो, उसको लास्ट में। ये तो सबसे कम बेस है, दिख ही रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, डोनेट ही नहीं करेगा, वो तो सबसे कम बेस है। इनमें आ जाओ, कार्बन पे माइनस, N पे माइनस, O पे माइनस, O पे माइनस, तो क्या कार्बन पे माइनस सबसे ज्यादा होगा? तो A फिर B। अब O पे माइनस, O पे माइनस, क्या प्लस आई लग गया? तो प्लस आई लग गया तो क्या बेस ज्यादा है? और फिर C सबसे लास्ट में। बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर सेम। यस, ग्रुप में उल्टा, ग्रुप में पोलर प्रोटिक में उल्टा, ए प्रोटिक में से। अब इसका एक ऑर्डर लिखते हैं। हाँ, ऑर्डर मतलब एक डायग्राम टाइप बनाएंगे बस। हो गया? अरे तो ये तो हो गया होगा। हाँ, लेफ्ट से राइट जब जाओगे आप पीरियड में, मुझे बताओ बेसिसिटी का क्या होगा, और टॉप से बॉटम जाओगे तो बेसिसिटी का क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाने पे बेसिसिटी कम होगा, ऑब्वियसली भाई। लेफ्ट से राइट जाने पे स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने लगेगा। चलो, और टॉप से बॉटम भी तो बेसिसिटी कम होगा भाई, एसिडिक बढ़ता है नीचे जाने पे, बेसिक तो कम ही होगा। चलो, अच्छा, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या बेसिक पीरियड में जो बेसिसिटी है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी है? भाई पीरियड में जो बेसिसिटी है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी है। हो गया पीरियड में। टॉप से बॉटम में अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर पीपीएस है, तब तो बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन भाई नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो बेसिसिटी, सॉरी पीपीएस में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है। इधर आइए, अब एक बार बेसिसिटी हो गया ना, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी समझिए। लेफ्ट से राइट जाओगे तो पीरियड में तो बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। जब इधर जा रहे हो टॉप से बॉटम में, तो अगर पीपीएस है तब तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बढ़ रहा है? बढ़ेगा। लेकिन अगर पोलर ए प्रोटिक है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आया समझ में? केवल एक चीज वैरी कर रहा है, टॉप से बॉटम जाने पे केवल पोलर प्रोटिक वैरी कर रहा है, बाकी सब सेम है।
ठीक हो गया, क्लियर है? चलिए, इसको आप दिमाग में नहीं रखिए, ज्यादातर ये कंफ्यूजिंग ही हो जाता है, इससे कर लीजिए क्वेश्चन जो आपने किए हैं अभी तक, यही ठीक है। ये जो तुम बोले हो ना एकदम गांव वाले जैसे, सर भीटी ट्रिक हो गया है। चलो भाई, अब आपका एक फेवरेट टॉपिक जो है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है? लिविंग ग्रुप का मतलब जो छोड़ के चला जाए और छोड़ के जाने के बाद और स्टेबल हो जाए, है ना, तो उसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। इसमें कौन सा ट्रिक है भाई? ये तो आप लोगों की निजी जिंदगी की कहानी है। क्यों भाई? बेटा आने वाला जाने के लिए ही आया था, इस लाइन में बड़ा गहराई है, घर पे जाके सोचना सोते समय, अकेले दिमाग में ना। चलो भाई इधर बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे। हाँ, चलो भाई लिखो लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के क्वेश्चन। भाई लिविंग ग्रुप था क्या? लिविंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा कंपाउंड है जो जो रिएक्टेंट से बेटा टूट के स्टेबल एनाइन बना लेता है प्रोडक्ट में। ठीक है, डेफिनेशन कल लिख चुके हैं। अच्छा, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, कौन जल्दी छोड़ के जाएगा? यस, जो छोड़ के जाने के बाद ज्यादा स्टेबल हो जाए, जो छोड़ के जाने के बाद ज्यादा स्टेबल हो जाए, दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पे डिपेंड करेगा। जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। जैसे जैसे बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे मैं CF3 S डबल बॉन्ड O O माइनस, यहां पे मैंने बताया CH3 S डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पे देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पे कौन अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा जरा बताना? कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जिसका एनाइन स्टेबल है? किसका एनाइन स्टेबल है? ए वाले में माइनस आई लग रहा है बहुत तगड़ा वाला, एक तो रेजोनेंस लग रहा है, और यहां भी ये तो प्लस आई लग रहा है। देखो इक्विवेलेंट यहां भी है, इक्विवेलेंट यहां भी है, इक्विवेलेंट यहां भी है, लेकिन क्या यहां पे ज्यादा इक्विवेलेंट होता है? दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, इस वाले में एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। अच्छा, तो जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या सबसे ज्यादा ए का होगा, देन बी का होगा, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस कम हो गया, और फिर डी में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दिस इज द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। जिसका एनाइन स्टेबल है वो बेटा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। अब लिखो, मान लो आपके पास लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो आपके पास दिया गया है I, फिर बनेगा Br, फिर बनेगा Cl, फिर बनेगा आपके पास F। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? तीसरा F, फिर बनेगा OH, फिर बनेगा NH2, फिर बनेगा CH3। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? चौथा N2 प्लस और H2O प्लस। चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका ज्यादा होगा? क्या जिसका एनाइन स्टेबल होगा? किसका एनाइन स्टेबल है? आई माइनस, यहां पे क्या बन रहा है? बी आर माइनस, यहां पे सी एल माइनस और यहां पे एफ माइनस। तो क्या आपके पास इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा? सिमिलरली यहां पे एनाइन क्या बन रहा है? ओ एच माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर CH3 माइनस। क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव स्टेबल होता है एक पीरियड में? एक पीरियड में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव स्टेबल होता है। तो जिसका एनाइन स्टेबल है वो लिविंग ग्रुप अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्यों? रिपल्सन। ये इन दोनों में लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? तो जरा बोर्ड पे देखिए, इसका भी एनाइन बना लीजिए। भाई लिविंग ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं? जिसका एनाइन स्टेबल है इसका एनाइन बनाओ। इसका एनाइन क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। भाई प्लस का एनाइन क्या हो गया? न्यूट्रल। इसका एनाइन क्या हो गया? न्यूट्रल। तो इसका एनाइन आपने ये बनाया, इसका एनाइन आपने ये बनाया, स्टेबल कौन है? N2। N2 बहुत ज्यादा स्टेबल है। N2 इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, हाईली स्टेबल, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट होता है। इसको बोला जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है रिएक्शन में, राइट? इसलिए N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू H2O+। ठीक है ना? N2 इज वेरी स्टेबल, अनरिएक्टिव, इनर्ट हो जाता है। इनर्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है केमिस्ट्री में। तो N2+ और H2O+ में N2+ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब यहां पे आपको याद हो तो मैंने 2 रिएक्शन कराए थे। पहले का नाम हमने कुछ कुछ बताया था। क्या होता है इसमें? यस, एक तो अल्कोहल खतरनाक, ऊपर से एसिड और खतरनाक। क्या होता है? वाटर रिलीज हो जाता है यहां से। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डिहाइड्रेशन। देखो क्या हो रहा था, ये H2O+ लिविंग ग्रुप ही तो बन रहा था। तो जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस आप कर रहे थे उसमें H2O+ ही तो लीव कर रहा था, और H2O+ लीव करता है, इसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। अच्छा, लिविंग ग्रुप की खास बात है, लिविंग ग्रुप होता कौन है? एक बार दिमाग में याद दौड़ाओ। जो छोड़ के जाता है, जो छोड़ के जाता है। और जब ये छोड़ के जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाता ही है, इसका भी साथ में। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया बोर्ड पे, जब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या R+ बन गया है, और ये क्या न्यूट्रल बन जाएगा? यस, तभी तो स्टेबल हुआ वो। भाई इसी का एनाइन बना के तो हमने स्टेबल किया था। तो एनाइन कैसे बन रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाता ही है, हम तो डूबेंगे सनम। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। जैसे एक और आपको मैंने याद कराओ, बेंजीन के साथ मैंने एक रिएक्शन कराया था। बेंजीन पे हमने एक रिएक्शन किया था, बेंजीन पे NH2, और इसके आगे मैंने लिखा था NaNO2HCl। याद करिए, डाइएजोनियम सॉल्ट। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? HNO2। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो NaNO2, HCl के बजाय कोई और एसिड ले लो। भाई HCl के बजाय H2SO4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, H3PO4 लिख दो। तो क्या होता था? एनिलीन में जैसे ही NaNO2HCl मिलेगा क्या हो जाता था? डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट क्या N2+ और Cl- बनता है? N2+ Cl- बनता है। अल्कोहल चैप्टर में पढ़ना है, गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। गैटरमैन एंड सैंडमेयर इसी से बनता है। और ये देखो N2+ क्या होता है? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप। वे इसको बोलेंगे बेटा बेस्ट लिविंग ग्रुप। इनफैक्ट बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट, टेस्ट टेस्ट कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है? ये दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 कहीं भी दिख जाए तुरंत इनर्ट हो जाता है, रिएक्शन से तुरंत निकल के इनर्ट हो जाएगा। तो देखो N2 कैसे इनर्ट होगा? अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, क्या सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाएगा? इसलिए बेटा बेंजीन पे क्या करता है? प्लस और N2 रिलीज करता है। तो लिविंग ग्रुप की एक बहुत खास टेंडेंसी है, छोड़ के जाएगा लेकिन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इसको नोट करके लिख लीजिए, इसको नोट करके लिख लीजिए, नोट। नोट,
बेटा वो नेबरिंग एटम का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। फर्स्ट बेंच पे बैठ के बात कर रहे हो तुम? हो गया? तो ये लीविंग ग्रुप है, इसकी एक खास खास बात है इसमें। क्या है ये तो बेटा जिंदगी ही बताएगी तुमको। क्या कह रहे हो तुम? अब आइए एक चार्ट बनाइए SN1 SN2 का। SN1 SN2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लीविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, या इसके कल थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखवाए थे, ऑर्डर क्या होता है, रेट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, ऑल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैज बीन कवर्ड। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना? अभी इसमें क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है? जो आपके प्रोडक्ट लिखने वाले क्वेश्चंस है वो भी करने वाले हैं, बट पहले एक चार्ट बनाएंगे जहां पे SN1 SN2 एक साथ तीन चार जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स एक साथ लिखते हैं। ये हो गया? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, लिखते रहो तुम। हाँ भाई, तुम्हारे लिए हम दुनिया छोड़ दें, बात कर रहे हो तो इसमें वो क्या है भाई? बोर्ड पे हाँ भाई, देखो डिंपल तुम शर्मा रहे हो, अब ऐसे थोड़ी चलेगा। अब डिंपल ने नजर नहीं मिलाएगा 3-4 दिन तक। चलो बोर्ड पे देखो, देखो देखो SN1 और SN2, आप मुझे बता दो, मैं चार्ट बना देता हूं। SN1 SN2 में सॉल्वेंट कौन से लिया जाता है? पोलर प्रोटिक या ए प्रोटिक? किसमें प्रोटिक लेते हैं? SN1 में क्या लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और SN2 में क्या लेते हैं? ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ, सॉल्वेंट के बाद और क्या कंडीशन होती है? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड SN1 में 3 डिग्री फेवरेबल है या 1 डिग्री? 3 डिग्री। यहां पे बेटे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, और ये वाला स्टीरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल की बात करो, कहां पे लेजी और वीक न्यूक्लियोफाइल लगता है? SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इंटरमीडिएट क्या बनता है? पहले वाले में इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, और यहां पे इंटरमीडिएट ही नहीं बनता है। नो इंटरमीडिएट, ठीक है? अच्छा, अब देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की आपने बात कर ली, 1 डिग्री की आपने बात कर ली, 2 डिग्री के साथ भेदभाव हो रहा है। 2 डिग्री वाला दोनों ही दिखाएगा बेटा, ये SN1 भी दिखाएगा और SN2 भी दिखाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन SN1 कब SN1 कब SN2? देखो, सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन में लिया गया है, यानी कि वो रिएक्शन SN1, और अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया गया है, रिएक्शन SN2, ठीक है? जब भी SN1 SN2 की रिएक्शन क्वेश्चन में आएगा, सॉल्वेंट दिया रहेगा। SN1 में सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, SN2 में सॉल्वेंट अलग से और न्यूक्लियोफाइल अलग से दिया रहता है। अभी ये लिख लीजिए फिर SN1 SN2 का एक बार रिकैप के लिए
मैकेनिज्म देखेंगे और फिर क्वेश्चन। मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट बात रहती है, वो आपको बताना है। अगले चैप्टर में अल्कोहल से। ओके, जल्दी लिखो अब। बोर्ड पे सब लोग देखना, यहां पे मैं एक बार SN1 रिएक्शन का डिस्कशन कर रहा हूं दोबारा। पहले SN2 फिर SN1। पहले SN2 रिएक्शन का मैं दोबारा डिस्कशन कर रहा हूं। आपको लिखना नहीं है, इसको बोर्ड पे देख लेना है क्योंकि आपने कल लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे जो मीडियम से ऊपर लेवल के सवाल आते हैं वो सॉल्व होगा। ध्यान से देखिएगा। देखो, जब भी SN2 होगा तो ये एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि दो मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल। कौन कौन से दो मॉलिक्यूल? न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड। क्या हमने बताया था कि ये न्यूक्लियोफाइल इसमें हम लोग अलग से लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, और साथ में अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो मान लीजिए अल्काइल हैलाइड यहां पे Cl है, नहीं Cl नहीं, इधर Cl ले लो। यहां पे Cl है, यहां पे H है, यहां पे H है और यहां पे H है। हमने कल आपको बड़ी आसानी से बता दिया था, बोर्ड पे सब लोग, हमने कल बड़ी आसानी से बोल दिया था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। भाई किसी भी रिएक्शन में अटैक तो तभी होगा ना जब वैकेंट ऑर्बिटल सामने वाले के पास हो। भाई ये अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज देगा, तभी देगा ना जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। अब कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, कहां डोनेट करेगा? एंटी बॉन्डिंग में। तो SN2 रिएक्शन में डोनेट होता है, ये बात सच है, बट कहां डोनेट होगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा स्टार में डोनेट होता है। तो इन SN2 रिएक्शन, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इसके पास चारों भर गए, कहां पे खाली है? एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग में ये डोनेट करता है। तो मैंने बोला था जब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अनस्टेबल हो जाता है, बताया था ना कि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और इसीलिए चूंकि ये एंटी बॉन्डिंग में जाके अटैक कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है, आप इसको ना इधर ना बना के, ये तो विजुअलाइजेशन ही खराब हो जाएगी। एंटी बॉन्डिंग यहां बनाइए, ये है आपका सिग्मा स्टार, यहां पे आप एंटी बॉन्डिंग के अटैक कराइए। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में बेटा ये अटैक करता है। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा तो क्या मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा? तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटना चालू होगा। अनस्टेबल का मतलब बॉन्ड टूटेगा। और इसीलिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो Cl माइनस लीव कर जाता है। आपको कल बताया था ना कि साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक तरफ से Cl चला जाएगा, लीविंग ग्रुप चला जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग में आता है, अनस्टेबल करता है, इस वजह से Cl माइनस लीव कर जाता है। अब ध्यान से देखना, ये ना कार्बन के तीनों हाइड्रोजन है, वहां पे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन इस साइड है, ये कार्बन के तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मेरे इस साइड में है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो क्या पहले हाइड्रोजन आएगा? भाई न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा तो क्या हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन को थोड़ा थोड़ा रिपल्सन देगा। माना कि हाइड्रोजन हल्की ग्रुप है, हल्का स्मॉल ग्रुप है, रिपल्सन नहीं होगा, हल्का हल्का रिपल्सन तो होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो हल्का हल्का रिपल्सन होगा? हल्का हल्का रिपल्सन होगा तो हाइड्रोजन थोड़ा सा दूर जाएगा। देखिए पहले इस तरफ है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल पास आ रहा है तो हाइड्रोजन थोड़ा सा दूर गया, न्यूक्लियोफाइल और पास आया, हाइड्रोजन दूर, न्यूक्लियोफाइल और पास आया, हाइड्रोजन दूर, न्यूक्लियोफाइल जब पास आएगा तो हाइड्रोजन पलट जाएगा उस साइड। अब याद आया अम्ब्रेला, तो वही होता है बेटा, ये जब पास है, जब दूर दूर है तब तो इस साइड है, लेकिन जैसे ही पास आ रहा है तो क्या हाइड्रोजन में रिपल्सन होगा? तो हाइड्रोजन दूर भागेगा, हाइड्रोजन दूर भागेगा, हाइड्रोजन दूर भागेगा, जब एकदम आके अटैक कर देगा तो हाइड्रोजन पलट जाएगा। बोर्ड पे देखो, ये तीनों हाइड्रोजन एक टाइम पे, बोर्ड पे देखिए, ये तीनों हाइड्रोजन पहले ऐसे थे क्या? थोड़े जब न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा अप्रोच किया होगा
तो रिपल्सन की मदद से ये प्लेनर हो गया होगा भाई। प्लेनर होने के बाद पलट जाएगा, तो पहले इस साइड है, न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा तो पहले प्लेनर होगा और फिर पलटेगा, तो ये प्लेनर वाली कंडीशन बनाइए, ठीक है। और देखो क्या यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। जब न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा तो क्या यहां से Cl- लीव कर रहा होगा। जो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद और प्रोडक्ट होने से पहले बनता है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद और प्रोडक्ट बनने से पहले जो रिएक्शन में होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। पहली बार कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, लेकिन इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। हाईली अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट जितने भी होते हैं अनस्टेबल होते हैं भाई। अगर यही स्टेबल होता तो यहीं पे प्रोडक्ट बन जाता। ये अनस्टेबल है, तभी तो स्टेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद प्रोडक्ट बनने से पहले जो फेज बनता है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और उसमें पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। अब जो बात बोल रहा हूं उससे सवाल होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या न्यूक्लियोफाइल भी माइनस चार्ज है? क्या क्लोरीन पे भी माइनस चार्ज है, Cl-? तो क्या इस ट्रांजिशन स्टेट में एनाइन जैसी प्रॉपर्टीज है? इसीलिए SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो एनाइन लाइक प्रॉपर्टी शो करता है। SN1 जब सॉल्व करें तो कार्बोकेटाइन की हेल्प से, SN2 जब सॉल्व करें एनाइन की हेल्प से। समझ आया? SN2 में इंटरमीडिएट बनेगा नहीं, SN2 में कार्बोनाइन बनेगा नहीं, बट कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा? कार्बोनाइन जैसी। क्यों कार्बोनाइन जैसे? न्यूक्लियोफाइल भी है, लिविंग ग्रुप भी है, दोनों माइनस चार्ज, एनाइन जैसी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। समझ में आया? तो देखो सबसे पहला चीज यहां पे आपको पता चला है कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो कहां अटैक करेगा? अटैक्स इन एंटी बॉन्डिंग। यस, जिस रेट से अटैक करेगा उसी रेट से वो निकलेगा। अटैक्स इन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, एनाइन लाइक प्रॉपर्टी बनाएगा। और क्या बेटा, जब बॉन्ड बनेगा तो ये तीनों हाइड्रोजन पलट गया होगा, तीनों हाइड्रोजन बेटा इन्वर्टेड हो जाएगा। तो देखो यहां पे तीनों हाइड्रोजन बेचारे इन्वर्ट हो गए, और न्यूक्लियोफाइल कौन लग गया इधर जाके? क्या इसी इन्वर्जन को हम लोग वाल्डेन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते थे? वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो 100% इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है, 100% इन्वर्जन होता है। फाइनली आएगा इसमें, बट जैसे ही ये गया तो क्या वो मोलिकुलर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, मतलब जैसे ही वो जा रहा है वैसे वैसे जा रहा है। तो पहले अटैक करेगा एंटी बॉन्डिंग में, बट बाद में बॉन्ड बनाएगा बॉन्डिंग के साथ। चलिए अब देखो, वाल्डेन इन्वर्जन 100% इन्वर्जन हो गया SN2 में, एनाइन जैसी प्रॉपर्टी होगी। अब मैं आपसे बोलूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप SN2 के रेट को बढ़ाएगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग SN2 को बढ़ाएगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग SN2 को बढ़ाएगा? विड्रॉइंग। क्यों? एनाइन है ना। SN1 में क्या सोचना है? कार्बोकेटाइन। SN1 में क्या सोचना है? एनाइन। SN1 में प्लस M प्लस H प्लस I सोचना है, SN2 में माइनस M माइनस H माइनस I। बहुत सिंपल है। अच्छा, तो नोट यहां पे लिख दो, नोट कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस SN2 रिएक्शन। तो मान लो बेटा SN2 रिएक्शन कराना है और क्वेश्चन में दे दे कि SN2 रिएक्शन को फास्ट कराना है, क्या लगा दोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते ही एनाइन लाइक प्रॉपर्टी ज्यादा जल्दी बन जाएगा। हुआ क्लियर? अच्छा, तो SN2 रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके उसको SN2 को ज्यादा करेगा, मतलब बढ़ा देगा, रेट बढ़ा देगा, फास्ट कर देगा। SN1 में कौन करेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनता है। अच्छा, SN1 में हमने पढ़ाया था कि रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। कौन ज्यादा होता है? इन्वर्जन। दोनों में ही इन्वर्जन ही फेवरेबल है। SN2 में तो पूरा पूरा इन्वर्जन है, SN1 में हल्का सा ज्यादा इन्वर्जन होता है, 51-49। ठीक है, हल्का सा ज्यादा। और ओवरऑल उसको क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। भाई वहां पे रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है, रेसिमाइजेशन बोलेंगे।
SN1 में वो बन गया। SN2 का ये बताना था एनाइन लाइक प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है और Cl क्योंकि उसके पास बॉन्डिंग खाली नहीं है, लेकिन जैसे ही Cl का बॉन्ड टूटा, बॉन्डिंग खाली हो गया, तो ये वहां शिफ्ट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट, जब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में बॉन्ड शिफ्ट हो जाए। क्वेश्चन लिखो, टाइम हो गया तो जाइए। चलो भाई, भाई क्या मैं यहां पे शीशे लगा के पढ़ाऊं? अब तुमसे खतरा दिख रहा है अब। चलो अब यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए बेटा यहां पे दिया गया है Cl, यहां पे CH3, यहां पे PH और यहां पे H। इसको बेटा हम लोग वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। वाटर क्या है बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 होगा, SN2 होगा, SN1 होगा, बढ़िया, SN1 होगा। अब SN1 होगा, चलो वाटर ना लो, आप ले लो यहां पे NaOH, ठीक है, और यहां पे ले लो DMS, ठीक है। अब कौन सा रिएक्शन होगा? SN2। अच्छा, SN2 में क्या होता है बेटा? बैक साइड अटैक। SN2 में यही तो हुआ है, बैक साइड अटैक। जिधर Cl है उसके अपोजिट साइड में OH लग जाएगा, यही होगा। तो जिधर Cl है उधर OH लग गया, इधर H आ गया, यहां CH3 है ही, यहां PH है ही। अब बताना है आपको, ये तो आपको बना के दिया गया है, ये लिखा गया है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस? लीवो रोटेटरी हो जाएगा, बढ़िया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, तो S हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि इन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से। और आप इसको लिख लो और बेटा टैटू बनवा लेना आज जाके यहां पे कि हम बहुत गधेड़े हैं और हम सुधरेंगे नहीं। अब आप जरा गौर से समझो इसकी केमिस्ट्री। क्यों भाई? ये तो इन्वर्जन हुआ है, अपोजिट साइड लगा है, तो डी का एल होना चाहिए था, आर का एस होना चाहिए था। गड़बड़ी कहां है? गड़बड़ी है बेटा आपके कॉमन सेंस में, गड़बड़ी हो गया कॉमन सेंस में। कॉमन सेंस ये है कि भाई ये है अल्काइल हैलाइड और ये है अल्कोहल, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, कैसे कंपेयर कर सकते हो? दोनों अलग अलग कंपाउंड, भाई इसका सीआईपी रूल अलग हो जाएगा, इसका सीआईपी रूल अलग है, इसमें सीएल है उसमें ओएच है, प्रायोरिटी अलग अलग है। अब सुनो 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 सुनो, अब कई लोगों का इसमें होगा कि नहीं सर, ये तो देखो राइट साइड में है डी है और वहां लेफ्ट साइड में हमेशा एल आएगा। भाई सॉरी, लेफ्ट में है तो क्या है? ये एल है। लेफ्ट साइड में क्या होता है? एल। और राइट साइड वाले क्या बोलते हो? डी, यही बोलते हो। अब बोले भाई हमेशा 100% होगा। अगर मैं एक सवाल देता हूं, ध्यान से देखना, मान लो यहां पे Cl दे दिया, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे आपके सामने OH और यहां पे डाल दो H, यहां पे H CH3 PH। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं KOH से और DMS को। ठीक है, क्या होगा भाई? क्या राइट हैंड सबसे लास्ट वाला कार्बन देखते हैं, सबसे लास्ट राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? डी। अब देखो, क्या Cl के अपोजिट साइड में OH लगेगा? बात बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। रुको रुको रुको, आ रहा। यहां पे आ जाएगा H और यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा PH। कैपिटल लिख लो भाई, इधर आओ। ये लेफ्ट हैंड साइड में है L है, ये राइट हैंड साइड में है D है। रुको 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 रुको, अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई लास्ट वाला कायरल कार्बन राइट साइड में है। राइट साइड में आने का मतलब डी, और यहां भी लास्ट वाला कायरल कार्बन राइट हैंड साइड में, ये भी डी। हुआ तो SN2 रिएक्शन है। यहां भी आप देखो, इस कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? Cl, तो क्या लगा दिया? L, और इस राइट हैंड साइड में क्या बोल दिया? OH, तो क्या हो गया? D।
भाई डी और एल रिलेटिव टर्म्स थे, तो वहां पे OH ले लो, NH2 ले लो, इस बार हमने Cl मान के किया है। भाई आप कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप ले लो, उसको आप लेफ्ट में लगा दो तो बोल देते हो आप L, राइट में लगा देने से आप उसको D बोल देते हो। स्टैंडर्ड किसके लिए डिफाइन है? OH NH2 के लिए। बट यहां देखो, अगर मैं इन्वर्जन हो रहा है, मुद्दा ये है इन्वर्जन हो रहा है, तो L का D, D का L होना चाहिए था, लेकिन L का D, D का L हमेशा हो, क्या ये जरूरी है? नहीं। L का हो सकता है L हो सकता है D हो सकता है यहां D का D हो या L हो, कुछ भी हो सकता है। तो SN2 में प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन नहीं होता है। फिर से सुनिए, SN2 में आपने सिर्फ समझ लिया सर इन्वर्जन होता है, SN2 में प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, अब प्रोडक्ट बनाया, अब आप डी और एल निकाल लो। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बताने चाह रहा था कि इन SN, चाहे इसको लिख लो, नोट, इन SN2 प्रोडक्ट इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट अकर्स, प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है, बट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मे और मे नॉट अकर। भाई प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट तो बदलेगा ही, वो तो 100% है, बट कॉन्फ़िगरेशन की गारंटी नहीं है, आरएस की भी गारंटी नहीं है। किसी, हाँ, बट हाँ प्रोडक्ट, हाँ बताओ। नहीं, अगर मैं आपको बोल दिया फंक्शनल ग्रुप किधर है, फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट में होगा तो एल बोलोगे, राइट में होगा तो डी बोल दोगे। पीएच को ऊपर करेंगे मतलब एल है, डी एल में नंबरिंग थोड़ी करते हैं, आरएस में नंबरिंग करते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप को ऊपर रखते हो और लेस ऑक्सीडाइज को नीचे। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ यही होगा, यही रूल है, जो रूल है वही फॉलो होगा। मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर जाएगा, लेस ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर आएगा, फिर आप लेफ्ट और राइट देखोगे। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है प्रोडक्ट इन्वर्ट हो जाएगा, सीएल के अपोजिट साइड में OH लगेगा, बट कॉन्फ़िगरेशन आप हमेशा इन्वर्ट करके आंसर मत लिखना, कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन आपको पीएच को उल्टा करना पड़ेगा, CH3 को नीचे लाना पड़ेगा, OH इस साइड जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आरएस भी तो चेंज हो जाएगा, सीएल है वहां OH चला गया तो सीआईपी में वही बदल गया, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी अलग हो गया, सीएल का प्रायोरिटी अलग है, OH का प्रायोरिटी अलग है, तो फिर से निकालना पड़ेगा। आप नोट याद रखिए कि कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आरएस सेम में देखे, आरएस डिफरेंट में भी देखा जाता है प्रायोरिटी रूल के हिसाब से। कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट हमेशा इन्वर्जन होगा। क्वेश्चन, क्या भैया 3 बज गया? 3 बजे तक तो क्लास ही होती है, चलो कल करो। क्या हुआ?